माथुर साहब रूही की शादी आखिरकार एक अंधे लड़के से कराने को राजी हो गए थे और यही बात रूही के दिल में टीस की तरह चुभ रही थी। उसके दिल में जो उसके माथुर अंकल के लिए थोड़ा बहुत प्यार बचा था वो भी अब खत्म हो चुका था। रूही को देखते ही दादू ने कहा, हमारी बहू का चेहरा तो दिखाइए, हम भी तो देखें हमारे चिराग को रोशन करने वाली आखिर कैसी दिख रही है। रोमा ने तुरंत आगे बढ़कर कहा, माफ कीजिएगा ताऊ जी, लेकिन मम्मी जी कहती थी कि हमारे यहाँ दुल्हन का घूंघट सबसे पहले उसका पति ही उठाता है, वरना दुल्हन को नजर लग जाती है। अब इस बात पे दादू भी कुछ नहीं बोल पाए। आखिरकार उनके घर की रीति रिवाज की बात थी और फिर चिराग घूंघट उठाकर भी क्या देखता, इसीलिए उन्होंने आगे कुछ ना बोलना ही बेहतर समझा। शादी बड़े सीधे साधे तरीके से निपट गई। वक्त अब विदाई का था। अहुजास की गाड़ी रूही को ले जाने के इंतजार में उनके दरवाजे पर खड़ी थी। मिस्टर एंड मिसेस माथुर दोनों रूही को साथ लिए गाड़ी के पास चले आ रहे थे। गाड़ी में बैठने के पहले रूही ने अपना घूंघट हल्का सा ऊपर किया और अपने घर को आंख भर कर देखने लगी। दरअसल ये पल तो हर लड़की की जिंदगी में आता है, जहाँ एक दिन उसे अपने माँ बाप का घर छोड़कर किसी पराए घर जाना होता है। कहते हैं कि बेटियां मैना की तरह होती हैं, जितने दिन का दाना पानी लिखा होता है वो खाकर एक दिन फुर्र से उड़ जाती है। लेकिन रूही के लिए ये पल शायद बाकी कई लड़कियों से थोड़ा या कहें कि बहुत ज्यादा मुश्किल था, क्योंकि उसे विदा करने के लिए उसके माँ बाप उसके साथ नहीं थे। जाने से पहले वो आखिरी बार गले लगाकर जी भरकर रोना, अपनी बेटी के आंसू पोंछकर माँ का प्यार से उसे चुप कराना, दूर कोने में खड़े पापा का छुप कर रोना और पूछने पर उनका सीधा मना कर देना। आज ये मैना भी अपना आंगन छोड़कर कहीं और जा रही थी, मगर उसके पीछे रोने वाला इसका बाबुल कहीं नहीं था। दादा दादी भी नहीं बचे थे कि रूही उनके पास पनाह ले लेती। अगर जो कोई उसके करीब था वो थे रूही के माथुर अंकल, लेकिन आज जो उन्होंने रूही के साथ किया था उसने रूही को अंदर से तोड़ कर रख दिया था। आज जब रूही के मन में भावनाओं का ज्वार भाटा उठा ही था तो उसे वो बातें भी याद आने लगी जिन्हें बीते बहुत वक्त गुजर चुका था। वो मन ही मन उस लम्हे को याद करने लगी जब मिसेस रोमा ने रूही को लेकर माथुर साहब के साथ खूब झगड़ा किया था। मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए, रूही हमारे यहाँ नहीं रह सकती। मैं कोई मदर टेरेसा नहीं हूँ कि आए गए सारे अनाथों को पालती रहूं। बहुत से अनाथ बच्चे हैं दुनिया में, वो भी किसी न किसी तरह पल ही जाते हैं। रूही का भी कुछ न कुछ हो ही जाएगा। आप उसकी जिम्मेदारी लेकर ज्यादा महान बनने की कोशिश मत कीजिए। रूही के दिमाग में रोमा के ये शब्द कांटों की तरह चुभ रहे थे, मगर माथुर साहब ने ना जाने तब रोमा को ऐसा क्या कहा कि वो रूही को अपने साथ रखने के लिए तैयार हो गई थी। लेकिन रोमा ऐसा करने को तैयार आखिर क्यों हुई थी, ये बात भी एक दिन रूही को समझ आ ही गई। दरअसल रोमा ने रूही को अपने साथ रखने को तो रख लिया, लेकिन हर काम की कीमत उससे वसूलती थी। गिद्ध की तरह उसे नोचती रहती थी। उसके पापा के छोड़े हुए पैसों पर काली नागिन की तरह कुंडली मारे बैठी हुई थी। उसके साथ बद से बदतर बर्ताव करती थी। ये सब देखते देखते माथुर साहब एक दिन खिसिया कर बोले, ये क्या तरीका है रोमा, बिना बाप की बेटी है, तुम उसके साथ थोड़ा तमीज से पेश नहीं आ सकती? जब देखो उसके पीछे पड़ी रहती हो। तभी रोमा ने माथुर साहब पर ताली बजाते हुए तंज किया। वाह भाई वाह! वो गुस्से में अपने दांत पीसते हुए आगे बोली, खुद 100 चूहे खाकर मेरी बोटी पर छींची मत कीजिए। क्या लगता है आपको मैं रूही हूँ जिसे आप बेवकूफ बनाते रहेंगे और मैं आंख बंद करके आपके नाम की माला जपती रहूंगी? अगर ऐसा है तो ये गलतफहमी अपने दिमाग से निकाल दीजिए माथुर साहब।
आप किन चक्करों में लगे हैं ये मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। खुद तो आप धीरे धीरे करके उसके बाप की दी हुई दौलत उड़ाए जा रहे हैं और मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैं बस गोद में लेकर उसे लोरियां सुनाती फिरूं। सॉरी, भूल जाइए। रोमा की ऐसी बातें सुनकर माथुर साहब ने अपनी नजरें चुराकर चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। रोमा भी ढीठों की तरह वापस उनके मुंह के सामने खड़े होकर फिर बोली, लेकिन वाकई एक बात तो माननी पड़ेगी माथुर साहब, आदमी बड़े चंट निकले आप। रूही ने ये सब सुनकर भी अपने कलेजे में दबा लिया और माथुर साहब से ना पलटकर कोई सवाल किया और ना ही उनके लिए अपने दिल में कोई बैर रखा। अपने कानों से ये सभी बातें सुनकर रूही का खून बर्फ हो चुका था। अपनी आंटी रोमा के बारे में तो उसे हमेशा से ये बातें पता थी, पर अपने अंकल की सच्चाई जानकर तो उसके शरीर में जैसे जोरों के झटके लग गए थे। ये बात उसके विश्वास से कहीं परे थी, मगर सच थी। वो रोती हुई वहां पलटी और दौड़कर भागने लगी। भागते वक्त ही ना जाने कैसे वो एकदम से कमरे के बाहर रखे गुलदस्ते से जोर से टकरा गई और गुलदस्ता नीचे गिरकर टूट गया। रूही समझ गई थी, उन दोनों को किसी के बाहर होने का एहसास हो गया था। रूही ये बात अच्छी तरह जानती थी कि अब चाहे वो कोई भी बहाना बना ले, कुछ भी कर ले, वो उसे कभी नहीं छोड़ेंगे। रूही डर गई और जानबूझकर अपने सामने की सीढ़ियों पर गिरी और लुढ़कती हुई सीधे एकदम नीचे जा गिरी। मिस्टर एंड मिसेस आहूजा दोनों ने रूही को सीढ़ियों से गिरते हुए देख लिया। रूही ने जब आंखें खोली तो खुद को ऐसे दिखाया जैसे सर पर चोट लगने से उसकी याददाश्त चली गई हो। वो इधर उधर देखने लगी और ड्रामा करते हुए बोली, मैं कहाँ हूँ, मेरा नाम क्या है और आप दोनों कौन हैं? रूही के सामने खड़े माथुर साहब और रोमा दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। रूही इतनी तो समझदार थी ही और ये बात जानती थी कि एक पागल से आखिर किसको खतरा हो सकता है। अगर मैं भी ये ड्रामा करूं कि मेरी याददाश्त चली गई है और मुझे अब कुछ याद नहीं, तो वो ये बात भूल जाएंगे कि मैंने उनकी बातें सुन ली। उनका ध्यान मुझसे हट जाएगा। हाँ, यही ठीक रहेगा, वरना ये तो मुझे छोड़ेंगे नहीं। किस्मत से रूही का प्लान काम कर गया। उसकी माँ और बहन जो हाथ धोकर उसके पीछे रहते थे, अब थोड़ा संभल गए थे। माथुर साहब ने उसके बाप की दौलत का सत्यानाश जरूर कर दिया हो, पर रूही के लिए उनका बर्ताव बुरा नहीं था। लेकिन रोमा और तमन्ना तो उसकी दौलत से मौज भी उड़ाते थे और उसे सताते भी थे। वो बस ये ही चाहते थे कि रूही उनकी जिंदगी से चली जाए। उनका बस चलता तो किसी दिन उसकी जान ही ले लेते, मगर रूही ऐसा नहीं होने दे सकती थी। उसे जिंदगी जीनी थी, ढेर सारे काम करने थे। उसने कभी जीतने की उम्मीद नहीं छोड़ी और यही वजह है कि आज भगवान ने उसकी सुन ली और उसे इस घर से छुटकारा पाने का मौका मिल गया। ये सारी बातें अपने मन में दोहराते हुए उसने अपना घूंघट थोड़ा और नीचे किया और चुपचाप गाड़ी में बैठ गई। रोमा के तो कलेजे में ठंडक पड़ गई। आखिर इस लड़की से पीछा तो छूटा। कुछ दिन और यहाँ रहती तो अपने साथ साथ मुझे भी पागल कर देती। वहीं खड़े माथुर साहब ने भी रूही को हाथ हिलाकर बाय किया, मगर रूही ने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। देखती भी क्यों? जिन लोगों ने उसके साथ ये सब किया, उनसे अलविदा ले लेने में ही उसकी भलाई थी। गाड़ी रूही के घर से निकलकर थोड़ी देर बाद आहूजा मेंशन में आ चुकी थी। उनके बंगले में आते ही एक औरत भागती हुई दरवाजे के पास रूही को लेने आ गई। ये औरत इस घर में सालों से काम करती थी और उसका नाम था नीलोफर। नीलोफर करीब 55 साल की एक मोटी औरत थी जो हमेशा बॉब हेयर कट रखती थी और घुटने तक ही एक लंबी काफ्तान पहनती थी और गले में होती थी सिंगल स्टैंड की मोती की माला। उसने ही गाड़ी का दरवाजा खोला और रूही का हाथ पकड़कर उसे गाड़ी से निकलने में मदद की। कुछ कदम चलने के बाद रूही एक कमरे में आ चुकी थी। रूम में आते ही उसने अपना घूंघट हटा दिया। वहां उस कमरे में उसके अलावा और कोई नहीं था। वो कमरा दिखने में एक तो आलीशान था, हर एक चीज जो वहां मौजूद थी वो महंगी ही लग रही थी, मगर वो कमरा काफी ठंडा था। ठंडा मतलब उसका तापमान नहीं, बल्कि उसमें जिंदगी नहीं दिख रही थी। बड़ा ही रूखापन सा था उस माहौल में।
रूही वहीं बैठ गई जबकि चिराग अपने स्टडी रूम में बैठा था। चिराग को वहां देखकर उसके सेक्रेटरी विनय ने उसके पास जाकर कहा, क्या सर, आज भी आप यहाँ बैठे हैं? काम वाम तो होता रहेगा और अगर कुछ इम्पोर्टेंट हुआ तो मैं देख लूंगा। आज ही तो आपकी शादी हुई है, आपकी वाइफ वहां कमरे में बैठी है, आप जाएंगे नहीं? चिराग ने बड़े ही रूखे अंदाज में कहा। बैठी है तो क्या करूं? सुहाग रात मनाऊं उसके साथ? फिर एक पल रुकने के बाद उसने खुद ही से फिर कहा, और वैसे भी सुहाग रात मना कर आई तो है वो मेरे बड़े भाई के साथ, उसे वहीं बैठे रहने दो। इस जवाब के बाद विनय के पास और कोई दूसरा सवाल बचा नहीं था। वो चुप होकर वहां से निकलने लगा कि तभी चिराग ने रोककर उससे दोबारा कहा, या फिर सुनो, एक काम करो, उसे फार्म हाउस पर छोड़ाओ। जब तक यहाँ रहेगी मुझे डिस्टर्ब भी करती रहेगी। विनय के पास कोई चारा नहीं था सिवाय उसकी बात मानने के। ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे, ये बोलकर विनय वहां से निकला और रूही के कमरे की तरफ बढ़ा। वो कमरे के पास गया ही था कि उसने देखा कि दरवाजा पहले से ही हल्का खुला हुआ था। उसने धीरे से अंदर झांक कर देखा तो उसके होश उड़ गए। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वो भागता हुआ वापस चिराग की स्टडी में आया और खड़े होकर हाफने लग गया। सर, सर, अब क्या हुआ विनय? सर, धोखा हुआ है। आई नो धोखा तो हुआ है। सब कुछ जानते हुए उसे मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। मेरे भाई के साथ इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए था। तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ अपनी मर्जी से थोड़ी बैठा हूँ? उसने जो किया है ना वो। विनय ने चिराग की बात को बीच में ही रोकते हुए कहा, ये धोखा नहीं है सर, ये दूसरा धोखा है। दूसरा धोखा? वो जो अंदर कमरे में बैठी है, जिसे आप शादी करके यहाँ लाए हैं, वो लड़की तमन्ना है ही नहीं सर, वो तो कोई और है। मुझे लगता है इन माथुर्स ने दुल्हन बदल दी है सर। विनय की ऐसी अजीबोगरीब बात सुनकर चिराग का तो दिमाग ही उड़ चुका था। उसने तुरंत अपनी आंखों पर चश्मा लगाया और अपनी फोल्डिंग स्टिक अनफोल्ड की और कमरे की तरफ निकल पड़ा। कमरे के पास पहुंचकर चिराग ने कहा, विनय, तुम यहीं रुको, और खुद जानबूझकर बिल्कुल धीमे कदमों के साथ अंदर घुस गया। रूही बिस्तर पर बैठी बैठी इधर उधर देख रही थी कि अचानक ही कदमों की आहट सुनकर वो चौकन्नी हो गई। उसकी नजर एकदम से चिराग पर पड़ी और वहीं अटक गई। कहते हैं किसी को देखकर बिल्कुल फ्लैट हो जाना। रूही का भी चिराग को देखकर कुछ ऐसा ही हाल हुआ था। चिराग उसे इतना अट्रैक्टिव लगा कि रूही की आंखें चिराग से हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो मन ही मन सोचने लगी, वाओ, तो ये वही लड़का है जिसके तमन्ना से शादी होने वाली थी। चिराग का चाम भले ही रूही पर काम कर गया हो, मगर चिराग का गुस्सा एकदम 7वें आसमान पर था। तमन्ना ने चाहे जितना मेकअप लगा लिया हो, पर इतनी अलग तो नहीं दिख सकती। आई एम डैम श्योर कि ये लड़की तमन्ना नहीं बल्कि उसकी वो पागल बेटी रूही है। विनय ने चिराग को ये तो बता दिया था कि वो लड़की दुल्हन बनकर इस घर में आई थी। वो तमन्ना नहीं बल्कि कोई और थी, लेकिन चिराग इतना श्योर कैसे हो गया था कि वो तमन्ना नहीं बल्कि रूही थी? क्या चिराग वाकई में देख सकता था? हाँ, क्या सच जानने के बाद दादू माथुर्स की ऐसी धोखेबाजी बर्दाश्त करेंगे? आप लोगों को क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए अंधाधुन इश्क, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।